हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे सीटवार क्लासेज में। तो आशा करता हूं कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे और हमारी संख्या पद्धति का जो रिवीजन चल रहा था, मैंने आपको कहा था कि जो हमारी अंतिम क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चन करेंगे। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया। ये क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन होंगे जैसे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी ये क्लास। तो क्या है आपका पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन आपका है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? मैंने आपको उस टाइम भी कहा था कि भाई ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो क्या होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। और सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 1। और 1 जो होता है वो न तो आपका भाज्य होता है और न ही अभाज्य, मैंने आपको पहले भी कहा था। तो क्या है इसका आंसर? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है 743 इंटू 512 इंटू 417 इंटू 215 में इकाई का अंक ज्ञात करो। तो हम इसको गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने आपको क्या कहा था कि भाई जो इकाई का अंक है उसको आप मल्टीप्लाई कर लो, जोड़ में आ जाए तो उसको जोड़ लो, इंटू में आ जाए तो उसको इंटू कर लो। तो मैं इसका इकाई का अंक लेता हूँ। क्या इकाई का अंक? 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5। मैंने इकाई का अंक ले लिया है। पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 दूनी 6, और इसको करता हूँ 7 पंजे 35। अब इकाई का अंक इसका 6 ही है, लेकिन इससे क्या है 5 है। तो मैं इसको इससे इंटू करता हूँ तो क्या आता है? 6 पंजे 30, 6 इंटू 5 यानी कि 30। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? 0। यही आपके आंसर होगा। तो क्या है आपका क्वेश्चन? 61 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना। क्या है? 61 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। ठीक है, तो क्या करना है? मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था? n कोष्टक n+1 अपॉन 2। ये किसका है? प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला है, ना कि प्राकृत संख्या के वर्गों का या गणों का योग का फॉर्मूला। n मैंने आपको क्या कहा था? n इसमें देखना है कि हमको क्या लेना है। क्या पूछा गया आपको? 61 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं के योग के बारे में पूछा गया है। तो क्या करते हैं? 100 तक की प्राकृत संख्या ले लेते हैं, पहले इसका योग निकाल देते हैं 1 से 100 तक की का। और पूछा कहाँ से गया? 61 से, यानी कि 61 भी काउंट होगा। 61 से पूछा गया ना, तो 61 भी काउंट होगा। तो इससे हम यदि 60 तक की जो प्राकृत संख्या है उसका योग माइनस कर दें तो जो बचेगा वो योग आपका 61 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का ही आएगा। मेरे को ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी क्लासों में समझाया है। ये जो क्वेश्चन है हम इनको जल्दी जल्दी कवर करते हैं। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो इससे भी अच्छे लेवल के होंगे। तो क्या है? पहले मैंने आपको कहा 100 तक की का योग निकालते हैं। तो n क्या हो जाएगा? यहाँ पर 100 हो जाएगा। 100 + 1 इंटू 101 सीधा कीजिए अपॉन 2, काटा मैंने 50, इसको गुणा किया मैंने। तो पहले इसको कर लीजिए 505 और 0 बचा तो 0 यहाँ लगा दीजिए। ये कहाँ तक की का योग आया? 100 तक की का आपके योग आ गया। अब वापिस फॉर्मूला n कोष्टक n+1 अपॉन 2, लेकिन इस बार किसके लिए होगा? 60 के लिए होगा। तो n क्या होगा? 60 होगा। तो 60 कोष्टक 60 + 1 यानी 61, 60 + 1 यानी 61 अपॉन 2। इसको मैंने काटा, पहले 0 लगा दीजिए, ऐसा कीजिए 0 लगा दिया, फिर 3 को इससे गुणा कर लीजिए। 3 और 6 × 6 = 18, 1830। ये कहाँ तक की का आया? ये आया आपके 60 तक की का आया। यदि मैंने 5050 में से 1830 को माइनस किया तो मेरे 3220, यह 61 से 100 तक की जो प्राकृत संख्या है उसका योग आएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका अगला क्वेश्चन है, 21 से 51 के बीच की सम संख्याओं का योग बताओ, या 21 से 51 के बीच की सभी सम संख्याओं का योग बताओ। तो क्या करना है? सम संख्याओं का पूछ लिया गया है यहाँ पर, सम संख्याओं का योग बताओ। सम संख्याओं का मैंने आपको नॉर्मल बेसिक चीज़ बता दी थी कि भी सम संख्याओं में क्या होता है, क्वेश्चन आंसर भी बताए थे। उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो क्या पूछा गया आपको? 21 से 51 के बीच की सम संख्याओं का योग बताओ। तो मैंने क्या कहा था आपको? 21 से 51 के बीच की पूछा गया, ना तो 51 काउंट होगा और ना ही 21 काउंट होगा। क्या काउंट होगा? 22 से 50 तक की जो सम संख्या है इसका योग काउंट होगा। तो क्या करते हैं हम? पहले 51 तक की जो सम संख्या है उसका योग निकाल देते हैं, और फिर जो क्या होगा, हम यदि जो आपके 21 तक की जो सम संख्या है उससे यदि माइनस कर लेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा? 21 से 51 के बीच की सम संख्याओं का योग आ जाएगा। तो क्या करना है? मैंने आपको कहा था कि यदि लास्ट में विषम संख्या दी हुई हो, यदि संख्या पूछा जाता है जिसमें क्या हो, आपको लास्ट में विषम संख्या दी जाती है, तो उसमें से हमको 1 माइनस करना है, फिर उसका हाफ कर देना है। तो मैंने इसका हाफ किया, तो यानी कि इसमें कितनी सम संख्या हुई?
25 तो सम संख्या हो गई और 26 विषम संख्या हो गई। तो क्या करना है हमको, 25 सम संख्या हो गई तो विषम संख्या को हमको देखना ही नहीं है, सम संख्या सीधा अभी हम यहाँ पर n क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है इसका फॉर्मूला सम संख्या का, n कोष्टक n प्लस 1, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला हर बार लिखना है वहाँ पर एग्जाम में, ताकि आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत ना पड़े, ये आपको कंटेस्ट याद हो जाएगा। n क्या हो गया यहाँ पर 25 हो गया, 25 प्लस 1 26, सीधा मल्टीप्लाई कीजिए आप, 25 सिंह 150, 15, 25 दूनी 50 और 15 कितने हो जाएंगे आपके 65। यानी कि ये कहाँ तक की का योग आया, आपके 51 तक की जो सम संख्या है उसका योग आ गया है। यदि हम अब जो 21 तक की जो सम संख्या है उसका योग यदि इससे माइनस कर दें तो हमारे जो बचेगा वो 21 से 51 के बीच में जो सम संख्या आती है उसी का योग होगा ना। तो इसमें भी देखिए लास्ट में विषम संख्या दी हुई है, एक माइनस करो तो क्या आएगा, 20 आए, 20 का हाफ 10, तो n क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो n की जगह लिखिए आप, वापस फॉर्मूला लिखिए, ऐसा कीजिए n कोष्टक n प्लस 1, n क्या हो जाएगा इस बार 10 हो जाएगा, 10 प्लस 1 यानी कि 11, सीधा 110। यदि अब मैं इससे इसको माइनस करूं तो जो इन दोनों के बीच में जो सम संख्या है उसी का तो योग आएगा। तो यदि मैं इससे इसको माइनस करता हूं तो 540 जो आपके आंसर आएगा 540 आएगा। ये 540 ही तो 21 से 51 के बीच की सम संख्याओं का योग आएगा, जो कि आपके सेकंड नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है फ्रेंड्स। 107 की घात 78 78 प्लस 105 की घात 43, इसमें क्या पूछा गया है, इकाई का अंक पूछा गया है। बहुत ईजी है, मैंने आपको कल ट्रिक भी बताई थी। क्या करना है हमें, क्या करना है, जो इसकी घात दी हुई हो उसमें 4 का आपको भाग दे देना है। तो पहले मैं यदि इसको सॉल्व करूंगा फिर इसको सॉल्व करूंगा, एक साथ सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है कि हम पहले इसका सॉल्व करने लग जाते हैं, फिर बीच में इसको देखते हैं, फिर क्या होता है हमको डाउट हो जाता है। पहले इसको आराम से सॉल्व कीजिए फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यदि मैं 78 में यदि 4 का भाग देता हूँ तो कितना आता है, 4 नाम 36, यानी शेषफल कितना बचा, 2। हमें हमेशा शेषफल का ही ध्यान रखना है और किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखना है। तो शेषफल का 2 आ गया और इसका जो इकाई का अंक क्या है 7, तो 7 इसके ऊपर आ जाएगी घात 2। ठीक है, बीच में है प्लस तो प्लस कर दो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो इसके अंदर स्टेप होगा 105, इसकी घात कितनी है 43 है। तो 43 के अंदर वापस आपको क्या करना है, 4 का भाग देना है। 4 का भाग देता हूँ मैं इसमें, तो 3। एक चीज को नोटिस करना फ्रेंड्स, क्या हुआ, ये 3 मैंने उतारा। अब ऐसा नहीं, आप यहाँ पर 3 ही शेषफल ले लो। यदि 3 शेषफल लोगे तो इसको गुणा करो आप, 4 एकम 4 प्लस 3 7 ही हुआ। ऐसा नहीं करना है। फिर क्या करना है आपको, यदि आपने एक संख्या उतारी फिर आपने दूसरी संख्या भी उतार ली, क्या हुआ, एक संख्या उतारी कुछ नहीं बचा, फिर दूसरी संख्या उतार ली, फिर आप यदि पॉइंट लगाते हो तो वो आपका गलत है। आपको पॉइंट लगाने से पहले यहाँ पर क्या लगाना होगा, 0 लगाना होगा। 0 लगा के फिर पॉइंट लगाना होगा आपको यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 0, 4 7 28। तो शेषफल कितना बचा आपके, 2 बचा शेषफल। ठीक है फ्रेंड्स, 2 शेषफल बचा, यानी कि इसका इकाई अंक क्या हुआ 5 और शेषफल कितना है 2। ठीक है, अब 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, जो आपके वर्गमूल घनमूल में आपको समझ में आ जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। अब क्या करना है, इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक कितना हुआ, 9 और 5 14, इसका इकाई अंक क्या है 4 है। यही आपके आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इजी था, वापस समझाने की जरूरत नहीं है शायद, मेरे को बहुत इजी लेवल से मैंने आपको समझाया है। अगले क्वेश्चन में आप और समझ जाएंगे। क्या है अगला क्वेश्चन, 17 की घात 14 इंटू 15 की घात 12 इंटू 14 की घात 18 का इकाई अंक याद करो। इकाई अंक के क्वेश्चन क्या होता है, ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाले हैं इसके अंदर। तो देखिए क्या करते हैं, क्या करना है, 14 में भाग दीजिए आप। 14 में भाग दोगे तो क्या बचेगा, आपके 2 शेषफल बचेगा, सीधा भाग लेके 4 3 12 और 2 शेषफल बच गया। क्यों, आपको ये क्या थोड़ा एक्स्ट्रा चलना है, हर बार भाग नहीं देना है। तो इसके क्या है 7 है, 7 की घात 2 हो जाएगा इंटू, इसके अंदर आप भाग दोगे 4 3 12, 0 आया। तो क्या करना है, जहाँ पर 0 आता है वहाँ पर क्या करना है, घात हमेशा 4 ले लेनी है। इकाई का अंक 5 घात 4 इंटू 18, 4 चौक 16, 2 शेषफल बचा, और इकाई का अंक क्या है 4 है, 4 लिखो, 2 शेषफल बचा तो यहाँ पर 2 लिख दो। 7 की घात 2 तो क्या हो जाएगा 9, 7 की घात 2 मैंने आपको क्या कहा था 49 इंटू, अब आप सोच रहे होंगे 5 की घात 4 है तो इतना बड़ा तो हमको याद भी नहीं है। वैसे तो 5 की घात 4 क्या होता है 625 होता है आपका, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। आप इसको ऐसा कीजिए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है फ्रेंड्स,
4 की घात 2 यानी कि 16। जो आपका आता है वो तो आप कर सकते हो। ये अब इससे काउंट करो, 5 25, 25 पंजे 125 और 125 इंटू 5 625 होता है। लेकिन इसको और इजी कर लेते हैं, क्या करते हैं 49 कर लेते हैं यहाँ पर, इसको कर देंगे 25, इसको कर लेंगे 25 और इंटू 16। अब इनका इकाई अंक ले लीजिए, 5 इसको कर लीजिए 9 पंजे 45 इंटू 5 30, इकाई अंक 5। ठीक है, तो 5 को मैंने यदि 0 से गुणा किया तो क्या आएगा 0, यही आपका क्या होगा इकाई का अंक होगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। मैंने आपको इसे तो बता दिया है, लेकिन आपने शायद करके भी कोशिश की होगी भी कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है। तो मैंने आपको बताया था 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है फ्रेंड्स। तो क्या 9 होती है? नहीं होती है। 25 होती है? 25 नहीं होती। 30 भी नहीं होती। कितनी होती है? 15 होती है, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो क्या आंसर होगा इसका? नन ऑफ दीज आंसर होगा। 9 तक कितने में होती है? 25, जो 1 से 25 तक प्राकृतिक अभाज्य संख्या होती है उसमें 9 होती है। 1 से 100 तक 25 और 1 से आपके 50 तक जो संख्या होती है वो 15 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। इसमें पूछा नहीं गया, लेकिन आप समझ गए होंगे कि किसके बारे में पूछना चाहता है। किसके बारे में पूछना चाहता है कि 1 से 8 तक की जो प्राकृत संख्या है उसके वर्गों का योग ज्ञात करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ गए होंगे, मैंने इससे क्वेश्चन आपको करवाए थे। तो क्या करना है, इसका फॉर्मूला लिखो। आप क्या फॉर्मूला लिखा था मैंने? n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, तो कहाँ तक n क्या लेना है हमको? 8 लेना है, क्योंकि 8 तक ही पूछा गया, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। तो 8 लीजिए n, आप n की जगह मैंने 8 लिखा। 8 प्लस 1 9, सीधा लिखिए यहाँ पर इंटू 9, वापिस इंटू आ गया। 8 दूनी 16 प्लस 1 17 इंटू 17 अपॉन 6। काट दीजिए आप, 2 से काटा 2 3 6, 2 चौक 8, 3 3 9। अब मैंने कर दिया 4 3 12 इंटू 17। मैंने कहा था आपको जो आपके पहाड़े हैं वो याद कर लेना, जिससे क्या होगा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 17 दूनी 34, 3 17 और 3 कितने हो गए? 20, यानी कि 204। ये आपके आ गया जो 8 तक की जो प्राकृत संख्या है उसके वर्गों का योग, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 204 में दिया हुआ क्वेश्चन है। 5x 7 9 3 x और 4, ये क्या माजरा है? ये कौन सी संख्या है? आगे बढ़ते हैं। x का मान क्या होगा यदि संख्या 3 से विभाजित हो? समझिए, 5x 7 9 3 x 4, इसमें x का मान क्या होगा यदि संख्या 3 से विभाजित हो? x का मान दोनों जगह एक ही संख्या होनी चाहिए, वो रखने के बाद वो संख्या 3 से पूर्णतया विभक्त होनी चाहिए, या उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन के अंदर, क्या होता है कि ज़्यादा हमको माथापच्ची नहीं करनी है। इसके अंदर क्या करना, जो आपके ऑप्शन होते हैं ना, आप इनमें से ऑप्शन में से कोई उठाने का ट्राई कीजिए। यदि मैं यहाँ पर 9 रखता हूँ, सबसे शुरुआत करते हैं 9 से शुरुआत कर देते हैं। यदि x की जगह 9 रखता हूँ, यदि मैं रो रखता हूँ यहाँ पर, यदि मैंने यहाँ पर 9 रखा और यहाँ पर भी 9 रखा, तो आप भाग दीजिए। यदि 3 से भाग देता हूँ, मैं पूछ भी ये रहा 3 से भाग जाना चाहिए, 3 से भाग देता हूँ तो 3 एकम 3, 2 बचा, इधर गया 3 नाम 27, 2 इधर बचा, इधर गया तो 3 नाम 27, 9 उतारा मैंने, 3 3 9, 3 एकम 3 और वापस 3 3 9 और 4 बचा, तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, यदि यानी कि ये संख्या नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने 9 हटा दिया यहाँ से। अब रखते हैं यहाँ पर 7, मैंने यहाँ पर रखा 7। अब भाग दो, 3 एकम 3, 2 बचा, इधर गया, 3 नाम 27 से 7 उतारा, 3 दूनी 6, 1 बचा, इधर गया, 3 6 18, 1 बचा, इधर गया, 3 चौक 12, 1 बचा, इधर गया, 3 5 15, 2 बचा, इधर गया, 3 8 24। यार ये हो सकता है, तो एक बार वापस ट्राई कर लो। क्या होगा? 3 एकम 3, 2 बचा, इधर गया, 3 नाम 27, 3 दूनी 6, 1 बचा, इधर गया, 3 6 18, 1 बचा, इधर गया, 3 चौक 12, कितना बचा? 1 बचा, इधर गया, 3 5 15, 2 बचा, इधर गया, 3 8 24। यानी कि ये संख्या यदि मैं यहाँ पर 7 रखता हूँ तो ये संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। ये अगले ऑप्शन आपको देखने नहीं है। क्यों नहीं देखने? यदि इसमें होता तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपके आ जाता था कि भाई उपयुक्त सभी या ए बी सी डी जो भी होता है वो ऑप्शन आ जाता है। तो ये संख्या होगी नहीं, केवल आपके राइट आंसर क्या होगा? 7 होगा, जो कि आपके बी ऑप्शन में दिया हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन क्या होते हैं कि आपके जनरल आईक्यू के होते हैं, थोड़ा बहुत, यानी कि मैथ के अंदर जनरल आईक्यू के होते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके खुद को समझना है कि यार ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अभी आपने देखा ये चीज़ डराने वाली थी, यार ये क्या चीज़ आ गई,
तो लेकिन डरना नहीं ना, डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। आगे क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं हमको, तो आराम से पढ़ना है बिना कोई झिझके हुए। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं को 17 से भाग देने पर शेषफल 13 और 17 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के योगफल को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। ये तो आपके भाई ने बताया नहीं है यार कि भाई दो संख्याओं के को 17 से भाग देने पर शेषफल 13 और 17 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के योगफल को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। यार ये तो क्वेश्चन भी अब थोड़ा सा आपको लग रहा होगा यार क्या क्वेश्चन पूछ लिया। तो क्वेश्चन को क्या कीजिए, इसके दो टुकड़े कर लीजिए। एक टुकड़ा मैंने यहाँ से किया और एक टुकड़ा मैंने यहाँ तक किया, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ो, दो संख्याओं को 17 से भाग दिया तो शेषफल क्या हुआ, 13 और 17 प्राप्त होता है, ये ठीक है। दो संख्याओं को यदि मैंने 17 से भाग दिया तो शेषफल 13 और 17 प्राप्त होता है। इससे मैं क्या कर सकता हूँ, वो संख्या निकाल सकता हूँ ना। कैसे निकाल सकता हूँ, मैंने आपको जो इसका फॉर्मूला क्या बताया था, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है फ्रेंड्स। क्या दिया हुआ इसके अंदर आपको, भाजक दिया हुआ है और शेषफल दिया हुआ है, लेकिन शेषफल दोनों संख्याओं का अलग अलग है तो अलग अलग निकालेंगे हम, वो संख्या भी दोनों अलग अलग होगी, ठीक है, क्योंकि शेषफल भी अलग अलग है। तो क्या क्या इसमें दिया हुआ है वो मान रख देते हैं अपन। तो मान रखते हैं पहले क्या है, भाज्य निकालना है, फर्स्ट वाली का निकालता है तो एक्स फर्स्ट मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। तो क्या आपको भाजक दिया हुआ है, हाँ भाजक तो दिया हुआ है 17। भागफल दिया हुआ है तो नहीं दिया है, तो भागफल को भूल जाओ, सीधा शेषफल लिखो आप। शेषफल कितना हुआ, शेषफल हो गया आपके कितना है फर्स्ट वाले में 13, ये शेषफल हो गया। दोनों को काउंट कर दो, ये आया आपके 30। ये क्या हुआ, जो एक्स फर्स्ट है वो 30 आपके मान हुआ। क्या हुआ, पहली संख्या का जो भाज्य है वो होगा आपका 30 होगा। कैसे हुआ आपको पता चल गया होगा, ये एक्स फर्स्ट का मैंने मान निकाला जो कि 13, इसमें शेषफल था, भाज्य जो था वो दोनों में एक है। x2 का मान निकालो, भाजक तो एक ही है, केवल शेषफल चेंज है, 17 कर दो, 17 और 17 34, ये आपका आ गया x2 का मान। तो ये आपके आ गया फर्स्ट और x2 आ गया, यानी कि दोनों भाज्य आ गए। अब अगले वाले क्वेश्चन में चलो, यदि दोनों संख्याओं के योगफल को 17 से भाग दिया जाए, अब तो बहुत इजी हो गया यार, योगफल यानी दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ दिया मैंने तो 64। यदि दोनों संख्याओं के योगफल को 17 से भाग दिया जाए, यानी ये योगफल आया है आपका, इसको 17 से भाग दिया जाए, मेरे यदि देता हूँ तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, 17 34 77 51 17 चौक 68, ज़्यादा आ गया तो क्या होगा 64 से यदि मैं 51 को माइनस करता हूँ तो 13, यही आपके क्या होगा शेषफल होगा, आंसर होगा। आपके आराम से इजी लेवल से समझ में आ गया होगा, वापस समझाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। यदि समझा देता हूँ वापस तो भी आपको समझा देता हूँ। क्या है, दो संख्याओं को 17 से भाग देने पर शेषफल 13 और 17 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के योगफल को 17 से भाग दिया जाए तो हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो मैंने इसके दो टुकड़े किए, तो इसमें आपको भाजक दिया हुआ है तो भाजक लिख दिया, शेषफल दिया हुआ है क्रमशः देकर दिया हुआ है, तो पहले फर्स्ट वाले में 13 लिखा, जिससे आपका भाज्य है 30, और सेकंड वाले में 17 लिखा, जिसमें क्या है आपके भाज्य 34, दोनों का योगफल निकाला मैंने 64, और 64 में सीधा जो आपका कहा गया है कि भाई 17 से भाग दिया जाए तो आपके शेषफल क्या होगा, तो शेषफल होगा आपके 13। तो क्या आपका क्वेश्चन 100 से 200 के मध्य आने वाली 3 से विभाजित कितनी संख्या है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया नहीं था, लेकिन अब बता देता हूँ क्या होता है इस क्वेश्चन में। क्या पूछा गया है, 100 से 200 के मध्य आने वाली 3 से विभाजित कितनी संख्या होती है, यानी कि जो ये 100 और 200 के बीच में जो संख्या होती है ना, कितनी संख्या ऐसी होती है जिनमें 3 का भाग जाता है। नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ कि इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं जो 3 से पूरी तरह विभक्त होती है। तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन के अंदर, आपको 100 के अंदर भी 3 का भाग देना है और 200 के अंदर भी 3 का भाग देना है। क्या करना है, तो मैंने यहाँ क्या किया, 100 के अंदर पहले 3 का भाग दिया, तो 3 3 9, 1 0, 3 3 9 1। इसमें क्या करना है, आपको पूरा सोल्व नहीं करना है, केवल जहां तक आपकी पूर्ण संख्या है, शेषफल बच रहा है तो बचने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल फर्क क्या करना है, आपको जो भागफल पूरा आ रहा है ना वहीं तक रखना है। तो 100 तक कितनी संख्या हुई, भी 33 संख्या हो गई, ठीक है फ्रेंड्स, 33 संख्या 100 तक हो गई। अब 200 में आप 3 का भाग दीजिए, 200 में यदि मैं 3 का भाग देता हूँ तो क्या आएगा, 3 छंग 18, 2 0, 3 छंग 18, 2 बचा। तो अब क्या करना है, 200 तक कितनी संख्या हो गई, 66 संख्या 200 तक हो गई, और 100 तक 33 संख्याएं हो गई। तो 200 में से यदि मैं 100 की जो संख्या है उसको यदि माइनस कर देता हूं तो क्या होगा, जो आपकी 100 से 200 के बीच की जो संख्याएं हैं 3 से विभक्त होगी वो आ जाएगी ना। तो मैं इसको 66 में से 33 को माइनस कर देता हूं, तो आपके 33 जो संख्याएं होगी वो ही
आपके 3 से विभक्त होगी, जो कि आपके आंसर होगा। वापिस समझा देता हूँ कि भाई 100 से 200 के मध्य ऐसी संख्याएं होनी चाहिए जो 3 से पूर्णतः विभाजित होती है, और वो कितनी है। तो क्या करना है, 100 में 3 का भाग देना है, भागफल को पूरा रखना है, ना पॉइंट में लगाना है, शेषफल बच जाए तो बचने दो, कोई फर्क नहीं। 100 में यदि मैं 3 का भाग दे दिया, फिर 200 में वापस 3 का भाग देना है, फिर इन दोनों में से इन दोनों को माइनस कर देना है, जो बचता है आपका वही आंसर होगा, जो कि यहाँ पर 33 जो आंसर आया है वो आपके यही आंसर है। खाना धीरे बोल रहे। अगला क्वेश्चन है आपके 400 से 500 के मध्य आने वाली 9 व 6 से विभक्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं। क्या क्वेश्चन है, 400 से 500 के मध्य आने वाली 9 व 6 से विभक्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं। ऐसी संख्याएं देखनी है जिसमें 9 का भी पूरा भाग जाता हो और 6 का भी पूरा भाग जाता हो। ऐसा नहीं है कि 6 का भाग चला जाए लेकिन 9 का ना जाए, या 9 का चला जाए लेकिन 6 का ना जाए, ऐसा नहीं है, इन दोनों का भाग जाना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या करते हैं कि 9 और 6 का हम एलसीएम लेते हैं, जो कि आपने 10 तक पढ़ लिया होगा। आपको केवल रिवीजन बता देता हूँ क्या होता है एलसीएम में, और इसके बारे में क्या होगा, जो हमारी क्लास होगी ना, अगला टॉपिक आएगा उसके अंदर हम एलसीएम एचसीएफ के बारे में डीप लेवल से पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है। तो 9 और 6 का हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है। 9 व 6 का एलसीएम लेने के लिए ऐसा कर देते हैं, फिर एलसीएम लेते हैं। तो इनमें क्या करना है, हमको सबसे छोटी से छोटी संख्या का भाग देना है। तो पहले मैंने 2 का दिया, 9 में नहीं जा रहा तो 9 को ऐसे लिख दो, 6 में तो जा रहा है तो 6 में भाग दो, कितना आएगा 3, 3 मैंने यहाँ लिख दिया। अब 2 का नहीं जा रहा है, 3 का जा रहा है ना, तो अब 3 का भाग देना है। 3 3 का 9, एक इसमें भी जा रहा है तो इसमें 3 एकम 3। अब इसमें ये तो कंप्लीट, अब एक और 3 बचा तो वापस 3 का भाग लगा दो, एक और एक। अब क्या करना है, तो ये आपको बचा, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 का 9 और 9 दूनी 18। अब आप देखिए 18 में 9 का भाग भी जाता है और 6 का भाग भी जाता है। इससे छोटी संख्या है क्या जिसमें 2 का भी जाए, 6 का भी जाए और 9 का भी जाए, ऐसी संख्या नहीं है इससे छोटी। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 18 होगी, जिसमें 9 व 6 दोनों का भाग जाए। एलसीएम आपको समझ में आ गया होगा। क्या किया मैंने, 9 व 6 लिखा, सबसे छोटी संख्या का भाग दिया, 2 का भाग दिया, 9 में नहीं गया, 6 में तो गया, 6 में भाग दिया तो 3 आया, फिर 2 का नहीं जा रहा तो फिर मैंने 3 का दिया, 3 3 का 9, 3 एकम 3, वापस 3 का दिया। ऐसे मेरे इनको काउंट करके क्या आया, 18। 18 क्या है, सबसे छोटी एलसीएम आया है जिसमें 9 व 6 का पूरा भाग जाए। तो 18 एलसीएम आया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई 18 मेरे एलसीएम आया भाई। 18 सबसे छोटी संख्या है जिसमें 9 व 6 का पूरा भाग जा रहा है। अब आप एक चीज सोचिएगा, जिस संख्या में 18 का भाग जाएगा उसमें 9 और 6 का पूरा भाग जाएगा ना। जिस संख्या में 18 का पूरा भाग जाएगा उसमें 9 व 6 का पूरा भाग जाएगा। लेकिन जिसमें 18 का भाग नहीं जाएगा उसमें 9 व 6 का पूरा भाग नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि 9 का चला जाए और 6 का ना जाए, लेकिन दोनों का भाग जाना चाहिए। इसलिए जिसमें 18 का भाग जाएगा उसी में आपके 9 व 6 का पूरा भाग जाएगा। तो क्या करना है, अब ये क्वेश्चन हो गया आपका ऐसा। अब इसको चेंज कर दो, आप ऐसे सोच लो क्या है, 400 से 500 के मध्य ऐसी कौन सी संख्या, कितनी संख्या है जिसमें 18 का पूरा भाग जाए। ये क्वेश्चन आपका ऐसे चेंज हो गया। क्वेश्चन तो वही है लेकिन आप इसको चेंज कैसे कर सकते हो। तो क्या करना है, आपको पहले 400 में 18 का भाग देना है, और फिर आपको 500 में 18 का भाग देना है। फिर आपका जो भागफल आता है, लेकिन वो पॉइंट में नहीं होना चाहिए, फिर भागफल आता है उसको माइनस कर दो, आपके आंसर आ जाएगा। 400 में 18 का देता हूँ, 18 कम 18, 18 दूनी 36, कितना बचा, 4 बचा, 18 दूनी 36, कुछ बचा शेषफल, 18 दूनी 18 भाग 500 में दिया तो क्या भागफल कितना है, 18 7 126, तो 27 और 22 ये आपकी क्या है, भागफल है। तो फ्रेंड्स क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, मैंने आपको ये वाला अभी यहाँ तक तो समझा ही दिया था, तो ये क्वेश्चन इसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है। केवल आपको थोड़ा सा कन्वर्ट करके, थोड़ा सा अपने माइंड सेट को करके यहाँ तक इस क्वेश्चन को लाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। फिर क्या करना है, इसमें से इस संख्या को माइनस कर देना है, जो आपके आंसर आएगा वो ही आपके 400 और 500 के मध्य 9 व 6 से विभक्त होने वाली संख्या होगी। तो मैंने 27 से 22 को माइनस किया, तो 5 ऐसी संख्याएं होंगी जिसमें 9 और 6 का पूरा भाग जाएगा। आप देख लेना क्या होता है कि जिस संख्या में 18 का भाग जाएगा उसी के अंदर 9 व 6 का पूरा भाग जाएगा, क्योंकि ये इसका सबसे छोटा एलसीएम है, यानी सबसे छोटी ऐसी संख्या है जिसके अंदर 9 व 6 का पूरा भाग जाएगा। 50 के पूर्ववर्ती व अनुवर्ती संख्या का योगफल ज्ञात करो। पूर्ववर्ती अनुवर्ती मैंने वो क्या कहा था, प और है, प यानी पहले की, अ यानी अगले वाले। 50 के पूर्ववर्ती संख्या 49 और 50 के अनुवर्ती संख्या 51। इन दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है तो क्या होगा, 100।
यही आपका आंसर होगा। बहुत ईजी था, वापस बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, केवल ध्यान रखना है पूर्ववर्ती और अनुवर्ती क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, जो आपकी ये संख्या दी हुई है उसके अंदर 8 का स्थानीय व जातीय मान का योग ज्ञात करो। 8 का स्थानीय मान व जातीय मान का योग ज्ञात करो। तो पहले मैं इसका स्थानीय मान निकालता हूँ। स्थानीय मान क्या होता है, मैंने 8 लिखा, 1 2 दो संख्या है यानी कि 2 जीरो लगा दो, प्लस 8 का जातीय मान क्या होता है, 8 ही होता है, इन दोनों का योग 808। यही आपके आंसर होगा। क्या होगा, मैंने पहले क्या किया, 8 लिखा, इसका जो दो संख्या थी इसके वहां पर इतने जीरो लगा दिए, और फिर 8 का जातीय मान क्या था, 8 था, दिनों का योगफल कितना आया, 808। यही आपके आंसर होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक कि क्या क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है आपके। तो क्वेश्चन को क्या करना है, पूरा ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर आपको अभाज्य पूछा गया, भाज्य पूछा गया, विषम संख्या पूछा गया, क्या पूछा गया, इसको पूरा ध्यान से पढ़ना है। क्या पूछा गया है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है, जिसमें स्वयं का भी भाग जाए और अन्य किसी संख्या का भी पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे कि इसमें 2 का भी जाता है, 1 का भी जाता है और 4 का भी जाता है, यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या आपके 4 होती है। 6 भी होती है लेकिन वो भाज्य संख्या है, ना कि सबसे छोटी भाज्य संख्या। 8 भी भाज्य संख्या है लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या नहीं है, लेकिन 2 अभाज्य संख्या है, ना कि भाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन है आपके, 6 लगातार आने वाली संख्याओं में से पहले 3 का योगफल 27 है तो दूसरी 3 का योगफल क्या होगा। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, आपको हाई लेवल दिख रहा होगा, लेकिन है थोड़ा अच्छा लेवल का है, लेकिन इसको करने की कोशिश करते हैं। तो इसके मैंने 2 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा यहाँ से और एक टुकड़ा यहाँ से। 6 लगातार आने वाली संख्याओं में से पहली 3 का योगफल 27 है तो दूसरी जो 3 है उसका योगफल पूछा गया है। तो पहले 3 का योगफल आपको 27 दिया हुआ है। मैं क्या करता हूँ, आपने देखा होगा कि आपके यदि मैं कोई संख्या लेता हूँ, जैसे कि मैंने 50 ली, 50, अब जो अगली वाली संख्या होगी क्या होगी, 50 प्लस 1 होगी। इसके अगले वाली संख्या क्या होगी, 50 प्लस 2 होगी। उसके अगले वाली 50 प्लस 3 होगी। यानी इन दो सब संख्याओं में केवल एक एक का ही अंतर चल रहा है। ये 1 में आए थे, फिर 2 आया, फिर 3 आया। समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। इसलिए मैं एक अल्फ़ाबेट मान लेता हूँ। मैंने अल्फ़ाबेट माना यहाँ पर x, ठीक है। तो अगले वाली संख्या क्या होगी, x प्लस 1 होगी, तो मैंने इसमें काउंट कर दिया x प्लस 1। इसके अगले वाली संख्या क्या होगी, x प्लस 2 होगी। ये आपकी तीनों संख्या हो गई, x प्लस 1 और x प्लस 2। ऐसा नहीं x प्लस 3 भी कर दो आप, क्योंकि यहाँ पर 3 दिया हो तो x प्लस 3 भी कर सकते हैं, बहुत बच्चे करते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि x पहले ही मान लिया, एक संख्या ये हो गई, दूसरी ये हो गई और तीसरी ये हो गई। अब इन तीनों का योग हमको कितना दिया हुआ है, 27 दिया है। अब मैंने 27 बराबर में क्यों लिखा, आपको समझ में आ जाना चाहिए क्यों, क्योंकि ये क्या है, योग है, तीनों संख्याओं का योग निकाल के ही तो 27 आया है, तो मैंने ऐसा कर दिया। अब क्या करते हैं, इन अल्फाबेट को जोड़ देते हैं, तो क्या आया, 3x प्लस 2 और 1 3, ठीक है, तो बराबर में 27। अब क्या करना है, पक्षांतरण होता है। पक्षांतरण में क्या होता है, जो आपकी अल्फाबेट वाली जो संख्या होती है, एक्स वाई या जेड कुछ भी, वो एक तरफ होती है, और जो आपके नॉर्मल नंबर हैं वो एक तरफ होते हैं। और क्या होता है, जो हम संख्या चेंज करते हैं ना, तो यहाँ पर मैंने 3x लिखा। अब ये क्या, पक्षांतरण के अंदर जो संख्या होती है, या तो अल्फाबेट में हो या आपके नॉर्मल नंबर हो, यदि वो बराबर के इस तरफ जाते हैं तो वो उनका चिन्ह चेंज हो जाता है। यदि वो संख्या प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाती है, यदि इधर माइनस में है तो इधर जाके प्लस में हो जाती है। तो 27 मैंने ऐसे ही लिखा, प्लस 3 को इधर भेजा मैंने नॉर्मल नंबर की तरफ, तो इसका प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -3 कर दिया। 3x ऐसे ही आ गया, 27 में 3 गया तो 24, 3x यानी 3 इंटू एक्स। तो मैं इसको ऐसा भी तो कर सकता हूँ, 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स बराबर 24। एक्स इधर ही रहेगा लेकिन इंटू में है, यानी कि 3 क्या है, एक्स के इंटू में है, तो क्या होगा, जो एक्स के इंटू में जो भी संख्या होती है वो सीधा नीचे चली जाती है, तो एक्स इधर ही रह जाएगा, 24/3, यानी कि एक्स का मान क्या आया आपके, 8 आया। एक्स का मान 8 आया, यानी कि अगले वाली संख्या क्या होगी, 8 प्लस 1 यानी 9, और उसकी अगले वाली 8 प्लस 2 यानी कितनी होगी, 10। तो ये तीनों संख्याओं का योग तो आपको 27 दे दिया है। अब क्या पूछ रहा है, दूसरी 3 संख्या, यानी कि जो 8 9 10, ये तो हो गई आपकी 8 9 और ये 10, ये तीनों का योगफल 27 दिया हुआ है। अगली 3 संख्या कौन सी होगी, 11 12 और ये 13, इनको जोड़ लीजिए आप, जो होगा वो आपका आंसर होगा। 3 और 2 5 और 6, 1 2 और 3, यानी 36 जो होगा वही आपका आंसर है, वही आपको पूछा गया है। एक बार वापस समझा देता हूँ, शायद समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको फिर समझा देता हूँ। इसके मैंने 2 टुकड़े किए, फिर मैंने क्या किया, एक अल्फ़ाबेट माना, अल्फ़ाबेट में मैंने एक एक जोड़ा, क्योंकि इनके अंदर एक एक का अंतर होता है। तीनों संख्याओं का योगफल था 27। फिर मैंने इसको सोल्व किया, पक्षांतरण किया। पक्षांतरण में जब संख्या बराबर के उस तरफ जाती है तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। फिर इसको मैंने सोल्व किया, 3x आया, 3x में क्या होता है, x के साथ जो संख्या होती है वो हमेशा बट्टा में चली जाती है। फिर मैंने काटा 8,
8 जो आपके x का मान आया, पहली संख्या आई है, दूसरी संख्या 9 हो गई, तीसरी 10 हो गई, तीनों को काउंट किया 27, और जो अगली 3 है वो ये है, फिर इनको काउंट किया मैंने तो 36। यही आपका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी ये क्लास? लास्ट क्लास थी हमारी संख्या पद्धति की, शायद आपको अच्छी लगी। ये होगा आपके क्वेश्चन आंसर है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप बस ये कर लो, आपके एग्ज़ाम जो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो वो आपके बहुत ज़्यादा 99% तक कवर हो जाता है। और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपके जनरल आईक्यू के होते हैं, वो आपको ही सॉल्व करने होंगे। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि आप कोई बुक से तैयारी कर रहे होंगे, मैथ की कोई बुक होगी, उसमें इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे। ऐसे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ के बिना रटे यदि तैयारी करते हो तो वो क्वेश्चन भी आप आराम से सोल्व कर पाएंगे। तो बने रहिए हमारी टीम के साथ और विश्वास रखें कि इस बार हम आपको आपकी वर्दी तक जरूर पहुंचाएंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।